नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसी की वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉट सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपोर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल। आप लोगों से गुजारिश है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवा दीजिए। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे बात करने वाले हम कुछ इंपोर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की और सॉल्व करने वाले डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू सेशंस। तो शुरू करते हैं और आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। The question is asking, a patient is at risk for increased ICP. Which of the following would be the priority for the nurse to monitor? First option is unequal pupil size. Second one is the decreased systolic blood pressure. Third है tachycardia और fourth option है यहाँ पे decreasing body temperature. क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक मरीज है जो रिस्क पे, और किसकी रिस्क है, उसको इंक्रीज आईसीपी की रिस्क है पेशेंट को, कौन सा प्रायोरिटी मॉनिटरिंग रहेगी आपकी एज ए नर्स। प्रायोरिटी मॉनिटरिंग क्या है? अनइक्वल पीपल साइज, डिक्रीज सिस्टोलिक बीपी, टेकिकार्डिया और डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंक्रीज आईसीपी या इसी को हम बोलते हैं सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा या इसी को हम बोलते हैं ब्रेन इंजुरी। जब ब्रेन इंजुरी या सेरिब्रल एडिमा होता है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने की जगह क्या होता है, इंक्रीज। इसलिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल खोटा है। जब सेरिब्रल एडिमा होता है, ब्रेन इंजुरी होती है, तो वेगल स्टिमुलेशन की वजह से टेकिकार्डिया वहां पे नहीं होता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट देखने को मिलती है ड्यू टू द वेगल स्टिमुलेशन। तो टेकी तो हो ही नहीं सकता। डिक्रीज नहीं होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं बचेगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। एक ही बचा, दैट इज ए, दैट इज अनइक्वल प्यूपिल साइज। वी ऑल नो प्यूपिल का साइज जो है वो डिसाइड करती है थर्ड क्रेनियल नर्व। कौन करती है? थर्ड क्रेनियल नर्व। और अगर ब्रेन को इंजरी हो तो थर्ड क्रेनियल नर्व जो है उसका पाल्सी, पैरालिसिस हो जाता है। ब्रेन जब सप्रेस होता है तो प्यूपिल का साइज जो है वो अनइक्वल हो जाता है, या तो यूनिलेटरल डायलेटेड प्यूपिल हो जाएगा या बाइलेटरल डायलेटेड प्यूपिल हो जाएगा। तो साइज प्यूपिल की इक्वल नहीं रहती है सेरिब्रल एडिमा की वजह से। तो ए करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों यहाँ पे खोटे जवाब बनेंगे। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने सही जवाब देने का कोशिश किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। व्हाट इज आस्किंग, व्हेन यू असेसिंग ए पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी, जब इंक्रीज आईसीपी के पेशेंट को आप असेस कर रहे हैं तो क्या नोटिफाई करेंगे आप फिजिशियन को अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन द पेशेंट कंडीशन। मतलब जब आप इंक्रीज आईसीपी के मरीज का असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा फाइंडिंग मिला जो कि अबनॉर्मल लगा आपको और आपने उसको फिजिशियन को नोटिफाई किया, तो वो कौन सा फाइंडिंग है? कहने का मतलब है क्या चीज अबनॉर्मल है इंक्रीज आईसीपी वाले मरीज में? वाइड हो गई पल्स प्रेशर, डिक्रीज हो गया पल्स रेट, डायलेटेड और फिक्स प्यूपिल हो गया और डिक्रीज हो गया लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब एक मरीज है जिसका ऑलरेडी आईसीपी बढ़ा हुआ है, जब मरीज का आईसीपी बढ़ता है तो उसका फर्स्ट साइन होता है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज आईसीपी बढ़ा हुआ है ये आपको पहले से पता है और मरीज का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो गया, तो ये कान खड़े कर देने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इंक्रीज आईसीपी में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज होता है, तो ये नॉर्मल है, ये इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज आईसीपी में पल्स प्रेशर वाइड हो जाता है, ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोनों का डिफरेंस ही तो पल्स प्रेशर है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया और वो 120 की जगह 160 हो गया और डायस्टोलिक अभी भी 80 है, तो पल्स प्रेशर डेफिनेटली जो है वो 80 हो जाएगा, जबकि नॉर्मल वो 40 होता है। तो ये वाइड हो जाना नॉर्मल होता है क्योंकि इनकी आईसीपी में ऐसा होता है। डिक्रीज हो गई पल्स रेट, तो वेगल स्टिमुलेशन की वजह से ब्रेडिकार्डिया इनकी आईसीपी में होता है, ये नॉर्मल है इनकी आईसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि वेगल स्टिमुलेशन कोजेस ब्रेडिकार्डिया। तो ए, बी और डी तो नॉर्मल सिचुएशन है जब पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है। हालांकि अकॉर्डिंग टू द इनकी आईसीपी ये नॉर्मल है, बाकी पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी अब नॉर्मलिटी है, लेकिन आईसीपी बढ़ा हुआ है तो ये नॉर्मल है। लेकिन आईसीपी बढ़ने का मतलब नहीं है कि डायलेटेड और फिक्स प्यूपिल हो जाएंगे, और अगर फिक्स, बाइलेटरल, डायलेटेड प्यूपिल हो जाते हैं ये बहुत ज्यादा ओमिनस साइन है, डेंजर साइन है और ये मरीज के ब्रेन डेथ को इंडिकेट करता है। तो इनकी आईसीपी वाले मरीज में
डायलेटेड फिक्स प्यूपिल जो है वो ब्रेन डेथ के साइन है और तुरंत फिजिशियन को नोटिफाई करना पड़ेगा। ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन को इंडिकेट करता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब होता है कि थ्रोम्बस को तोड़ने वाली मेडिकेशन है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, इसके एग्जांपल है। इस्केमिक स्ट्रोक मरीज को हुआ है, पहले 24 घंटे थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट फॉर एन इस्केमिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट आप कर रहे हो पहले 24 घंटे के लिए। प्राइमरी गोल टू कंट्रोल द पेशेंट, क्या चीज मरीज का कंट्रोल करना होता है आपको। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दे रहे हो 24 पहले 24 घंटे, क्या चीज मरीज की मेनली कंट्रोल करनी होती है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है और ये जिस मरीज को मिलते हैं ये थ्रोम्बस को तोड़ते हैं, तो मरीज रिस्क पे रहता है ब्लीडिंग की। अब मरीज को ब्लीडिंग होने की रिस्क है तो कौन सी चीज आपको कंट्रोल करके रखनी है, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर या टेम्परेचर, चारों ही वाइटल्स है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज कंट्रोल रखनी पड़ेगी, क्योंकि मरीज को थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट आपने दिया और मरीज ब्लीडिंग की रिस्क पे है और ब्लीडिंग की रिस्क पे है तो ब्लीडिंग होने की संभावना है मरीज में, तो क्या चीज आपको एकदम एग्जैक्टली कंट्रोल रखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, इट्स ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लीडिंग की रिस्क वाले मरीज का बीपी नॉर्मल होना चाहिए। अगर बीपी अबनॉर्मल हुआ और ब्लड वेसल कहीं से रप्चर हो गई तो आप ब्लीडिंग को रोक ही नहीं पाएंगे और मरीज के लिए जानलेवा बन सकता है। तो ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल, दिस इज द प्राइमरी गोल अपना कि इसको कंट्रोल रखो, क्योंकि बीपी अगर अबनॉर्मल रहेगा तो मरीज ब्लीडिंग की रिस्क पे है तो उसको ब्लीडिंग होने की पूरी संभावना है। पल्स, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर यहाँ पे जवाब नहीं बनेंगे। सी करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर एडमिशन ऑफ द पेशेंट विद थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। एक मरीज है जिसको थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हुआ है और एडमिट हुआ है, तो पहले 24 घंटे में क्या प्रायोरिटी असेसमेंट रहेगा आपका। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक वाले मरीज में फर्स्ट 24 आवर्स का प्रायोरिटी असेसमेंट आपका क्या रहना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है आप कोलेस्ट्रॉल लेवल असेस करेंगे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्यूपिल का साइज और प्यूपिल के रेस्पॉन्स असेस करेंगे, तीसरा है वोवल साउंड असेस करेंगे, चौथा है इकोकार्डियोग्राम असेस करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आज की सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल का फर्स्ट 24 आवर्स में, हाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का कारण बन सकता है, लेकिन पहले 24 घंटे में इसको असेस करना कोई इतनी खास जिम्मेदारी नहीं है। वोवल साउंड और इकोकार्डियोग्राम का रिश्ता फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ द थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में नहीं रहता है। तो ए, सी और डी तो खोटे जवाब हो गए। द करेक्ट आंसर इज बी, प्यूपिल का साइज और प्यूपिल का रेस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 24 घंटे में, क्योंकि हमने बोला कि इनकी आईसीपी वाले मरीज में प्यूपिल का साइज और प्यूपिल का रेस्पॉन्स गड़बड़ होता है और ये ब्रेन डेथ को इंडिकेट करने के साइन भी हो सकते हैं। अनइक्वल साइज प्यूपिल और फिक्स डायलेटेड प्यूपिल, ये सारे के सारे खतरनाक साइन होते हैं इनकी आईसीपी के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट रहेगा पहले 24 घंटे का। बार बार प्यूपिल को असेस करते हैं, उसका साइज असेस करते हैं, उसका लाइट से रेस्पॉन्स असेस करते हैं, उसका कॉन्स्ट्रक्शन या डायलेटेशन असेस करते रहते हैं। पिन पॉइंट प्यूपिल तो नहीं हुआ है, डायलेटेड प्यूपिल तो नहीं हुआ है, ये सब चीजें इसमें देखते हैं अपन। तो बी करेक्ट आंसर है, ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको एक मरीज है जो पार्किंसंस डिजीज का है। पार्किंसंस डिजीज इसी का दूसरा नाम पैरालाइटिक एजिटेंस है, इसको सैकिंग पाल्सी भी कहते हैं। पार्किंसन नाम के भाई साहब ने इस बीमारी को ये नाम दिया। 3 इसके क्लिनिकल सिम्टम है, ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। तो दवाई है इसकी लीवोडोपा, ड्रग ऑफ चॉइस है पार्किंसंस बीमारी की। डोपामिन की डेफिशिएंसी वाली बीमारी है पार्किंसंस डिजीज। डोपामिन की रिसेप्टर साइट डैमेज हो जाती है जो बेसल गैंग्लिया में पाई जाती है और उसका इलाज है लीवोडोपा देना। तो लीवोडोपा थेरेपी आप दे रहे हो। इंप्रूवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इफेक्टिव थेरेपी, मतलब लीवोडोपा दिया तो कौन से सिम्टम में इंप्रूवमेंट डायग्नोज मिलेगा। तो सिम्टम आपको 3 याद रखने हैं, ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। ये पार्किंसंस बीमारी के सिम्टम है और सिम्टम याद है तो इलाज आपको याद हो जाएगा। मूड, मसल रिजिडिटी, एपेटाइट और अलर्टनेस। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बीमारी का सिम्टम क्या है। इस बीमारी का सिम्टम है ट्रेमर्स, इस बीमारी का सिम्टम है ट्रेमर्स, इस बीमारी का सिम्टम है रिजिडिटी, अभी हमने बात की, और इस बीमारी का सिम्टम है ब्रेडिकाइनेशिया। जैसे इस बीमारी के 3 सिम्टम है तो इन्हीं को मैनेज करने के लिए लीवोडोपा, कार्बिडोपा दवाई देते हैं। अब आप अगर लीवोडोपा मरीज को दे रहे हो तो ये इन तीनों सिम्टम को ही तो कंट्रोल करेगी,
तो इनमें 4 सिम्टम जो दिए हैं, इनमें ये कौन सा सिम्टम मैच हो रहा है? तो रिजिडिटी मैच हो रही है बी ऑप्शन के अंदर की मसल रिजिडिटी जो है वो अगर इंप्रूव हो गई है, इसका मतलब इफेक्टिव हो गया है आपका थेरेपी। और थेरेपी क्या थी? लिवोडोपा थेरेपी। इसका इफेक्टिवनेस है मसल रिजिडिटी का इंप्रूवमेंट हो जाना। मूड के लिए ये दवाई हम नहीं दे रहे हैं, अपटाइट और अलर्टनेस के लिए ये दवाई हम नहीं दे रहे हैं। दवाई के देने का पर्पज है रिजिडिटी को इंप्रूव करना, रिजिडिटी को नॉर्मल करना, मसल रिजिडिटी ना रहे और मरीज के मूवमेंट करेक्ट हो जाए, मरीज सही तरीके से अपने मूवमेंट को करके अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी को कैरिड आउट कर सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। मैं लेके चलता हूं अगले एमसीक्यू की तरफ और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। ध्यान से पढ़िएगा, एक मरीज है जिसको लेके आए हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, अनकॉन्शियस कंडीशन के अंदर है मरीज। एम्प्टी बोतल ऑफ एस्पिरेशन वाज फाउंड इन द कार। कार के अंदर एक खाली बोतल, एम्प्टी बोतल है एस्पिरेशन की। एंड ए ड्रग ओवरडोज इज सस्पेक्टेड, और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं ड्रग ओवरडोज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड द नर्स हैव अवेलेबल फॉर फर्दर इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप देंगे, क्या चीज आप अवेलेबल रखेंगे उस मरीज के लिए जिसने ड्रग ओवरडोज सस्पेक्टेड आप कर रहे हैं? विटामिन के देंगे, डेक्सट्रोज 50% देंगे, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर देंगे, या सोडियम थायोसल्फेट देंगे? कौन सी दवाई काम में लेंगे जिस मरीज के अंदर आप सस्पेक्ट कर रहे हो अननोन पॉइजनिंग, यू डोंट नो व्हाट इज द टेकिंग, है ना? तो क्या देंगे? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने का कोशिश किया। इट्स एक्टिवेटेड चारकोल। इट्स एक्टिवेटेड चारकोल यूनिवर्सल एंटीडोट माना जाता है एक्टिवेटेड चारकोल को। अगर वहां पे 50% डेक्सट्रोज या डेक्सट्रोज तब काम में लेते हैं जब इंसुलिन का ओवरडोज हो जाए, तब डेक्सट्रोज इसका ट्रीटमेंट है। और वारफरिन अगर दिया हो कहीं तो हम विटामिन के बारे में सोचेंगे, और यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो करेक्ट आंसर बनेगा सी, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, मैं लेके चलता हूँ अगले एमसीक्यू की तरफ। और अगला क्वेश्चन इशारा कर रहा है, क्या पूछ रहा है आपको कि जब आप केयर दे रहे एक मरीज को जिसको हेड इंजुरी है, हेड इंजुरी वाले मरीज को जब आप केयर दे रहे हैं तो आपने नोट किया कि मरीज जो है वो एग्जिबिट कर रहा है पोस्चर, और ये पोस्चर कौन सा है? ये पोस्चर व्हाट शुड द डॉक्यूमेंट द पेशेंट एग्जिबिटिंग। मरीज कोई पोस्चर एग्जिबिट कर रहा है, और इस पोस्चर में आपको क्या दिख रहा है कि मरीज जो है उसके अंदर जो उसके एक्सट्रीमिटीज है वो फ्लैक्स है अंदर की तरफ। क्या है? उसके एक्सट्रीमिटीज जो है, मरीज के एक्सट्रीमिटीज जो है, उसके लिम्ब जो है वो लिम्ब अंदर की तरफ क्या है? फ्लैक्स है। फ्लैक्चर देखने को मिल रहा है लिम्ब के अंदर। इस तरीके का पोस्चर जो है वो मरीज एग्जिबिट कर रहा है। तो ये पोस्चर क्या इंडिकेट करता है? ये कौन सा पोस्चर है? आप इसको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैसिडिटी, सेकंड है डी कोर्टिकेट पोस्चर, सेकंड है थर्ड है डी सेरिब्रेट पोस्चर, और लास्ट है रिजिबिलिटी इन अपर एक्सट्रीमिटी। मरीज का पोस्चर है फ्लैक्चर, अंदर की तरफ बॉडी फ्लैक्स है, ऐसे पोस्चर के साथ में मरीज आया है। आप इसको क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? ये कौन सा पोस्चर है? ये कौन सा पोस्चर है? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। ये कौन सा पोस्चर है? फ्लैक्चर है, अंदर की तरफ है, ओ है, और ओ किस में आता है? डी कोर्टिकेट में ओ आता है। बी करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। ये पोस्चर कहलाता है डी कोर्टिकेट पोस्चर। जब प्रॉब्लम में होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जब ग्लासकोमा स्केल में सिर्फ 2 नंबर देते हैं हम, है ना, 3 नंबर देते हैं हम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स अफेक्ट होता है। जीसीएस में 3 नंबर दिए जाते हैं पोस्चर में, वो डी कोर्टिकेट पोस्चर है। डी करेक्ट आंसर है। डी सेरिब्रेट में खुद सेरिब्रम अफेक्ट होता है, और सेरिब्रम जब खुद अफेक्ट होता है तो 2 नंबर देते हैं जीसीएस के अंदर इसको, है ना। तो डी कोर्टिकल और डी सेरिब्रेट 2 पोस्चर होते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, इट्स डी कोर्टिकेट पोस्चर। ये फ्लैशिड पैरालिसिस नहीं है और ये रिजिडिटी भी नहीं है, ये क्या है? डी कोर्टिकेट पोस्चर। डी इज द करेक्ट वन। ए, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बी करेक्ट आंसर है, डी कोर्टिकेट पोस्चर इसको हम बोलते हैं, दैट इज द करेक्ट वन। मैं लेके चलता हूं अगले एमसीक्यू की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या इशारा कर रहा है आपको, पूछ क्या रहा है देखिएगा कि एक मरीज है जो माइस्थेनिया ग्रेविस का है, और मरीज एक्सपीरियंसिंग कर रहा है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ वीकनेस। मरीज को बीमारी कौन सी है? माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या बीमारी है माइस्थेनिया ग्रेविस? एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की रिसेप्टर साइट के डैमेज होने की वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से मसल वीकनेस देखने को मिलती है। इस बीमारी के अंदर मसल वीकनेस देखने को मिलती है। टॉसिस इसका कार्डिनल साइन है, और टेंसिलोन इसका कार्डिनल टेस्ट है, टेंसिलोन टेस्ट, और ये कंफर्म करता है बीमारी को। और कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक दवाई इसमें दी जाती है, जिसको कोलिनेस्ट्रेज भी बोलते हैं अपन।
अब मरीज को लगातार वीकनेस हो रही है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसने प्रिस्क्राइब किया है हाइड्रोफोनियम टेस्ट, इसी को अपन टेंसिलोन टेस्ट कहते हैं और ये लिखा हुआ भी है नॉन एज टेंसिलोन टेस्ट। ए टेस्ट डोज इज एडमिनिस्टर, आपने टेस्ट डोज दी और मरीज जो है वो वीक हो गया और ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माइस्थेनिया ग्रेविस के मरीज में एसिटाइल कोलिन की कमी होती है। एसिटाइल कोलिन की कमी है ये कंफर्म करने के लिए आपने टेंसिलोन नाम की दवाई दी और एसिटाइल कोलिन का लेवल ये दवाई बढ़ा देती है तो मरीज जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, उसकी वीकनेस दूर हो जाती है और मरीज की मसल में स्ट्रेंथ आ जाती है। तब तो ये कंफर्म करता है कि मरीज को माइस्थेनिया ग्रेविस ही है। लेकिन अगर मरीज के अंदर वीकनेस है और वीकनेस वाले मरीज में आपने टेंसिलोन दवाई दिया और देने के बाद में मरीज और ज्यादा वीक हो गया, इसको हम बोलते हैं वर्स्ट हो गई उसकी वीकनेस। अगर मसल में वीकनेस और ज्यादा होगी, वीकनेस वर्स्ट होगी, तो ये इंडिकेट करती है कि मरीज को माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है, मरीज को तो एसिटाइल कोलिन ज्यादा था पहले से और देने से और ज्यादा हो गया और उसकी वजह से उसकी वीकनेस और ज्यादा वर्स्ट हो गई। तो अगर वीकनेस इंप्रूव होती है तब तो बीमारी माइस्थेनिया ग्रेविस है, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस वाले में एसिटाइल कोलिन देने से या टेंसिलोन देने से या हाइड्रोफोनियम देने से वीकनेस और वर्स्ट हो जाती है, तो ये इंडिकेट करती है कि मरीज को माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है, उसको ड्रग की ओवरडोज हो रही है और उसको कोलिनर्जी क्राइसिस टाइप का वहां पे हो रहा है। पहला ऑप्शन है रिजल्ट नॉर्मल है, तो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल रिजल्ट है, वीकनेस वर्स्ट होना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। रिजल्ट पॉजिटिव फाइंडिंग का है, माइस्थेनिक क्राइसिस हो रहा है या कोलिनर्जी क्राइसिस हो रहा है। तो माइस्थेनिक क्राइसिस होता है तो स्ट्रांग होती मसल, ये कहलाता है कोलिनर्जी क्राइसिस। जब आप देखिएगा सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आप एसिटाइल कोलिन देते हो और एसिटाइल कोलिन की कमी है और मरीज में स्ट्रेंथ आ जाए तब तो माइस्थेनिक क्राइसिस या माइस्थेनिया ग्रेविस है। लेकिन अगर आप दवाई देते हो और मरीज में वीकनेस और ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ज्यादा वाली बीमारी थी, ड्रग की ओवरडोज थी, पहले से मरीज कोलिनर्जी क्राइसिस में था और उसमें आपने और एसिटाइल कोलिन देके उसका क्राइसिस बिगाड़ दिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। सारे ही सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आप कुछ कंसेप्ट बना पा रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, तो करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इसकी अप्रोच करवाएं ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन बढ़िया कंसेप्चुअल पढ़ सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपोर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।